Hello to all, please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 13 June of 2020 and it's a Saturday. So let's start the analysis of the newspaper The Hindu. आज की पहली न्यूज़ जो हम देखेंगे वो है SC allow firms to negotiate with staff on lockdown wages. कि सुप्रीम कोर्ट ने फर्म से कहा है कि वो कहते हैं अपने स्टाफ वर्कर से अब उसके वेजेस के बारे में बात करें जो लॉकडाउन के समय उनको पैसा प्रोवाइड कराना था उसके बारे में बात करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उनको फुल पेमेंट दिया जाएगा। वर्कर्स को जो काम पे नहीं आ रहे उनको भी फुल पेमेंट दिया जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना था लॉकडाउन के समय। वही इस न्यूज़ में बताया गया है कि अ बेंच लेड बाय जस्टिस अशोक भुवन ऑब्जर्व दैट इंडस्ट्री कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इट्स लेबर एंड वर्कर्स। कि जो ये सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी उसमें कहते वो लेड की गई थी जस्टिस अशोक भूषण के द्वारा। उसमें उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं इंडस्ट्री नहीं रन कर सकती जब तक उसके वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स वर्क नहीं करेंगे, तो वो वर्क कोई भी इंडस्ट्री रन नहीं कर सकती। इसमें बताया गया कि द कंट्री कोर्ट्स ऑर्डर केम ऑन अ बेंच ऑफ petition filed by industry owners against a March 29 government notification compelling them to pay full wages to workers। कि एक पटिशन फाइल हुई है जो 29 मार्च का जो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन था उसके खिलाफ कि क्या कहते हैं जो फुल वेजेस देना था वर्कर्स को, तो उसके खिलाफ एक पटिशन फाइल की है एक इंडस्ट्री ओनर ने। तो इसमें इस न्यूज़ में यही बताया गया है कि फुल पेमेंट वेजेस के लिए एक पटिशन फाइल की गई है। तो एक नॉर्मल न्यूज़ थी। अब अगली न्यूज़ देखते हैं। गवर्नमेंट पुट्स ऑफ डिसीजन ऑन स्टेट्स GST ड्यूज जुलाई। इस न्यूज़ में बताया गया है कि जो स्टेट की GST है, स्टेट जो GST लेता है वो 45% रह गई है ऑफ द टारगेट अमाउंट से 45% रीच कर पाई है इस बार जुलाई तक, ऐसा माना जा रहा है। Given the shortfall in revenue, the council will meet again in July to discuss the issue of compensation, cess and dues to the states and possibility of borrowing money from the market to meet these dues। ऐसा कहा जा रहा है कि कहते हैं काउंसिल कहेगा स्टेट से कि वो बोरो करे मनी मार्केट से और ड्यूज़ ये फुलफ़िल करे, ड्यूज़ जो स्टेट्स के हैं वो फुलफ़िल करे किसी भी तरह से, ऐसा कहा जा रहा है। द काउंसिल अप्रूव्ड अ स्लीव ऑफ मेजर टू ईज टैक्स कंपाइलेंस इंक्लूडिंग रिडक्शन इन द लेट फीस फॉर द पास रिटर्न्स एंड COVID-19 related relief for small tax payer for the period between। कि थोड़ा कहते हैं जो टैक्स पेयर्स हैं जो उनको थोड़ा रिलीफ दिया जाएगा COVID-19 के द्वारा और थोड़ा ईज़ दिया जाएगा इस टैक्स पेइंग में, ऐसा कहा जा रहा है। तो देख लेते हैं, थोड़ा GST के बारे में जान लेते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्वेश्चन आर टाइप करें और क्या कहते हैं इस लोगों को सब्सक्राइब कर लें चैनल को ये नोट्स पाने के लिए। GST काउंसिल एक ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये आर्टिकल 279A के द्वारा बनाई गई है। ये रिकमेंडेशन देती है, इट मेक रिकमेंडेशन टू द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन इशू रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये रिकमेंडेशन देती है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को गुड्स एंड सर्विस टैक्स के ऊपर। और ये इंट्रोड्यूस की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट के द्वारा एक्ट 2016 में इसे लाया गया है। द GST काउंसिल चेयर बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर अदर मेंबर्स आदर। ये क्या कहते हैं इसके चेयरमैन है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं और उसके अदर मेंबर होते हैं यूनियन स्टेट मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस मिनिस्टर्स, फाइनेंस मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन ऑफ ऑल द स्टेट्स। ये लोग इसके मेंबर्स होते हैं। इट इज़ कंसिडर्ड एज अ फेडरल बॉडी वेयर बोथ द सेंटर एंड स्टेट्स गेट्स ड्यू रिप्रेजेंटेशन। ये एक फेडरल बॉडी है जहाँ पे सेंटर और स्टेट को कहते हैं पूरा रिप्रेजेंटेशन मिलता है। एवरी डिसीजन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल शैल बी टेकन एट अ मीटिंग बाय मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन द 3/4 ऑफ द वेटेड वोट्स ऑफ द मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग इन अकॉर्डिंग विद द फॉलोइंग प्रिंसिपल। क्या कहते हैं जो डिसीजन लिया जाता है उसमें मीटिंग के मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स का वोट लिया जाता है जिससे डिसीजन ले पाएँ। द वोट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल हैव अ वेटेज ऑफ 1/3 ऑफ द टोटल वोट कास्ट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का वोट होता है वो 1/3 ऑफ द टोटल वोट कास्ट होता है। द वोट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टेकन टुगेदर शैल हैव अ वेटेज ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल कास्ट इन दैट मीटिंग। और स्टेट गवर्नमेंट का 2/3 होता है। ये हो गया GST के बारे में। अब देखते हैं आज की अगली न्यूज़। एक्सपर्ट्स फ्रॉम एम्स ICMR पार्ट ऑफ LG's पैनल टू टैकल COVID-19। इस न्यूज़ में बताया गया कि जो एम्स के एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि ICMR पार्ट होगा LG का इस COVID-19 को टैकल करने में।
आज फिर से देखते हैं हम ICMR के बारे में। ICMR क्या है? द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये बॉडी क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन और प्रमोशन ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च के बारे में काम करती है। ये एक ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडीज़ है इस वर्ल्ड में। ये फंड होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ये अंडर आती है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर ये आती है। ICMR के अंदर 26 नेशनल इंस्टीट्यूट आते हैं जो काम करते हैं ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारियों में, लेप्रोसी, कॉलरा, डायरल डिसीजेस, वायरल डिसीजेस इंक्लूडिंग एड्स, मलेरिया, काला अज़र, वेक्टर कंट्रोल, न्यूट्रिशन, फूड एंड ड्रग्स टॉक्सिकोलॉजी, रिप्रोडक्शन, इम्यूनोहेमेटोलॉजी, एनकोलॉजी, मेडिकल स्टैटिस्टिक्स, इन सब में ये काम करती है। इसमें 26 नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं और यहाँ पे 6 रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर भी होते हैं इसमें, जो क्या कहते हैं, काम करते हैं रीजनल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में। द काउंसिल रिसर्च प्रायोरिटी कोइंसाइड विद नेशनल हेल्थ प्रायोरिटी सच एज कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज। ये जो इसकी काउंसिल रिसर्च प्रायोरिटीज़ हैं, इसमें मैक्सिमम नेशनल हेल्थ प्रायोरिटीज़ होती हैं। जो कोई नेशनल प्रॉब्लम हो, नेशनल कोई डिजीज़ फैली हो, जैसे इस वक्त कोविड-19 फैला है, तो इन सबको कंट्रोल करने में हेल्प करती है गवर्नमेंट की, जिससे वो क्या कहते हैं उसकी क्योर ढूंढ सके, क्योर ढूंढने में और कई तरह से हेल्प करती है। अब देखते हैं आज की अगली न्यूज़। द NGT डायरेक्टिव टू UPPCB ऑन मेडिकल वेस्ट। NGT ने डायरेक्टिव दिया UPPCB को, उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, मेडिकल वेस्ट के बारे में। जो मेडिकल वेस्ट निकल रहा है, इतने सारे कोविड पेशेंट है तो उनका उसके का जो मेडिकल वेस्ट निकल रहा है उसके ऊपर डायरेक्टिव दिया है। इस न्यूज़ में ये बताया गया। चलिए देखते हैं, थोड़ा NGT के बारे में देख लेते हैं। NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये इस्टेब्लिश किया था 2010 में अंडर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के द्वारा। ये एक स्पेशलाइज्ड एनवायरमेंटल कोर्ट है जो डील करता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन केसेस में और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट केसेस में। ये एक जुडिशियल पावर है जो क्या कहते हैं अलाउ करती है एक्सक्लूसिव डिसाइड सिविल एनवायरमेंटल मैटर्स पर ये अपना डिसीजन देती है। द ट्रिब्यूनल इज गाइडेड बाय प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस नॉट बाउंडेड बाय मेन स्ट्रीम कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। ये क्या कहते हैं नेचुरल जस्टिस पे वर्क करती है और क्या कहते हैं किसी बाउंड नहीं होती किसी मेन स्ट्रीम कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, किसी सिविल प्रोसीजर पे बाउंड नहीं होती है ये। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ NGT, देख लेते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का स्ट्रक्चर। इसका एक चेयरमैन होते हैं और इसके जुडिशियल मेंबर्स होते हैं और एक्सपर्ट मेंबर्स भी होते हैं। इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। वो कंसल्ट करके चीफ जस्टिस ऑफ CJI से कंसल्ट करके इसके चेयरपर्सन सेलेक्ट किए जाते हैं और इसकी सिलेक्शन कमेटी शैल बी फॉर्म बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट द जुडिशियल मेंबर, एक्सपर्ट मेंबर। और एक सिलेक्शन कमेटी फॉर्म की जाती है क्या कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसके जुडिशियल मेंबर और एक्सपर्ट मेंबर को ढूंढने के लिए, अपॉइंट करने के लिए। देयर आर एटलीस्ट 10 एंड मैक्सिमम 20 फुल टाइम जुडिशियल मेंबर्स एंड एक्सपर्ट मेंबर्स इन द ट्रिब्यूनल। इसके पावर्स और जुडिक्शन भी देख लेते हैं। द ट्रिब्यूनल हैज़ जुडिक्शन ओवर ऑल सिविल केसेस इन्वॉल्विंग सब्सटेंशियल क्वेश्चन रिलेटिंग टू एनवायरनमेंट। ये हर तरह के केसेस में इन्वॉल्व होता है, सिविल केसेस में जिसमें एनवायरनमेंट को हार्म पहुंच रहा हो, तो हर केसेस में ये इन्वॉल्व होता है। बीइंग अ स्टैट्यूटरी जुडिशरी बॉडी लाइक कोर्ट्स अपार्ट फ्रॉम ओरिजिनल जुडिक्शन साइड ऑन फाइलिंग ऑफ एन एप्लीकेशन, NGT ऑल्सो हैज़ एप्लेट जुडिक्शन टू हेयर अपील एज अ कोर्ट। इसमें भी कोर्ट जैसी अपील होती है, डिसीजन लिया जाता है, ये एप्लीकेशन फाइल करती है एक। और NGT भी डील्स विद सिविल केसेस अंडर द 7 लॉज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। ये क्या कहते हैं सिविल केसेस में 7 लॉज के द्वारा इन्वायरमेंट के लिए डील करती है। ये 7 जो क्या कहते हैं लॉज हैं वो हैं द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, सेकेंड है द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेक्स एक्ट 1977, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, द पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 और लास्ट है द बायोलॉजिकल डिवर्सिटी एक्ट 2002। ये इन एक्ट के अंदर अपना काम करती है NGT ही, और क्या कहते हैं एक कोर्ट की तरह वर्क करती है ये मेनली। देखते हैं आज की अगली न्यूज़।
सैम्पल्स फ्रॉम लोनर लेक सेंट फॉर टेस्टिंग। जो लोनर लेक है, क्या कहते हैं, महाराष्ट्र में जो लोनर लेक है जो 500 किलोमीटर दूरी पे पड़ती है मुंबई से, वहाँ पे क्या कहते हैं ऐसा माना गया है, एक फिनोमेना हुआ है कि वहाँ का पानी पिंक हो गया है। और क्या कहते हैं अचानक पानी वहाँ का पिंक हो चुका है। तो लोग वहाँ पे जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, आश्चर्य हो गए हैं कि कैसे हो गया पिंक। तो ऐसा वहाँ पे लोग जा रहे हैं। द कलर ऑफ वाटर इन लोनर लेक इन बुलधना डिस्ट्रिक्ट टर्न पिंक। द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है सेंड सैम्पल्स। जो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वहाँ उसके लोगों ने क्या कहते हैं सैम्पल्स उसके भेजे हैं नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इन नागपुर और गरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे में। यहाँ उसके सैंपल्स को भेजा गया है रिसर्च के लिए कि कौन से फिनोमेना के कारण इसके पानी पिंक हो चुका है। ये बनाया गया था लगभग बहुत साल 50,000 साल पहले बनाया गया था। ये मेटेओराइट गिरने के कारण यहाँ पे गड्ढा हुआ था जो एक लेक बन गया था, लोनर लेक। लोनर लेक हैज़ अ सैलाइन वाटर। ये इसका सैलाइन वाटर होता है। इज़ अ नोटिफाइड नेशनल जियो हेरिटेज मोन्यूमेंट। ये एक नेशनल जियो हेरिटेज मोन्यूमेंट बन चुका है इस वक्त। ये 500 किलोमीटर फ्रॉम मुंबई है। इट इज़ अ पॉपुलर टूरिस्ट हब एंड एक पॉपुलर टूरिस्ट हब। लोग टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं देखने उसको, क्या कहते हैं जो मेटेओराइट के कारण इतना बड़ा गड्ढा हो गया तो लोग आते हैं देखने इसको, और साइंटिस्ट भी आते हैं इसका फिनोमेना जानने के लिए। द चेंज इन कलर ऑफ द लेक हैविंग अ मीन डायमीटर ऑफ 1.2 किलोमीटर। जो चेंज इन कलर आया है वो लगभग 1.2 किलोमीटर डायमीटर के अंडर आया है। और क्या कहते हैं इसने लोकल्स और सब नेचुरल एंथुसियास्ट और साइंटिस्ट को शॉक कर दिया, इस वक्त सोचने मजबूर कर दिया है कि ऐसा क्यों हुआ है पानी पिंक। ऐसा ही ईरान में हुआ था, वहाँ का भी पानी रेडिश हो गया था सैलिनिटी को इंक्रीज़ होने के कारण। वहाँ का फिनोमेना अभी भी जानने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन कोई अभी आर्टिफिशियल अकरेंस नहीं पाया गया है कि कैसा कलर क्यों हुआ था। बस इतना माना जा रहा है कि वो सैलिनिटी के बढ़ने के कारण ऐसा हो गया था पिंक, वो रेडिश। आज का एडिटोरियल देखते हैं। ये दो एडिटोरियल आपके यूज़ के लिए नहीं है, हम ये वाला एडिटोरियल देखते हैं। Uniform names and places. Uniformity in places names in English and the local language should not create confusion. इसमें यही बताया गया है कि किसी भी कई जगह का आपने देखा होगा कि नाम कुछ और होता है हिंदी में और इंग्लिश में उसे कुछ और प्रोनाउंस करते हैं लोग और लिखते हैं, तो ऐसा आपने देखा होगा। स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन आर नॉट फर्स्ट कजिन्स इन इंग्लिश। दिस होल्ड्स गुड फॉर अदर लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग तमिल, अ सर्वाइविंग एशियन लैंग्वेज। कि कहते हैं जो स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन होते हैं, स्पेलिंग जो लिखते हैं हम और जो प्रोनाउंस करते हैं वो कहते हैं फर्स्ट कजिन्स नहीं होते हैं, सेम नहीं होते हैं, उनका अलग अलग किया जाता है कुछ जगहों पे। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि वो 1018 सिटीज़ का और टाउन्स और लोकेलिटीज़ का नाम चेंज करेगी। स्पेलिंग ऑफ नेम्स, उनका स्पेलिंग चेंज करेगी नामों की। द गेजेट, ये कहते हैं 1 अप्रैल 2020 का नोटिफिकेशन है उनका, which was made available only recently, is an outcome of 2 years of labor put in। ये क्या कहते हैं 2 साल की मेहनत का नतीजा है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स का, कमिटी हेड बाय मिनिस्टर फॉर तमिल ऑफिशियल लैंग्वेज एंड कल्चर, इनके द्वारा ये काम किया जा रहा है। इसमें वही बताया गया है कि कहते हैं तमिलनाडु के नाम कितने फेमस हैं, उनका तमिल में कुछ और मतलब होता है, तमिल में कुछ और बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में उनका ही नाम चेंज किया जाता है। क्या कहते हैं इसमें यह भी कहा गया है कि क्या कहते हैं जैसे यूनियन मिनिस्टर जो पी चिदम्बरम थे पहले, आप क्या कहते कमेंट सेक्शन में बताएं कि पी चिदम्बरम कौन से मिनिस्टर थे उस वक्त हमारे, कहते हैं कौन से मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर या कहते हैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, कौन से मिनिस्टर थे। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि पी चिदम्बरम हमारे कौन से मिनिस्टर थे, किस पोस्ट पे थे हमारे। कि इसमें यही कहा गया कि जैसे वो लोकसभा में कई बार चुने गए तो उनको वो शिवगंगा कॉन्स्टिट्यूंसी के थे, तो इसलिए उनको शिवगंगई या त्रिमुलाई, जो एक गांव है शिवगंगई तुलक में, ऐसा कहा जाता था उनको। जैसे नाम कोयम्बतूर को कोयम्पुतूर या वेल्लोर को विल्लोर, ऐसा कहते हैं कहा जाता है। एक तमिलनाडु एक खुद से ही एक इंग्लिशाइज नेम है, एक पुराना नेम है जिसका कई मतलब होता है, तो ऐसा इसमें इस एडिटोरियल में बताया गया है। और क्या कहते हैं आप पढ़ सकते हैं पूरे एडिटोरियल। स्ट्रीम एजुकेशन इज डाइल्यूटेड एजुकेशन। A model based on social ending only ends up weakening the concept of classroom
बीइंग एन एसेंशियल लेबोरेटरी। इसमें वही बताया गया कि सोशल डिस्टेंसिंग के कारण जो क्लासरूम का कॉन्सेप्ट है उसे वीकेंड कर रहा है, वो क्या कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग। और क्या कहते हैं एक क्लासरूम एसेंशियल लेबोरेटरी काम करता है जहाँ पे वो बच्चे सीखते हैं, स्टूडेंट सीखते हैं और करते हैं, टीचर से डिस्कस करते हैं। वो एक मॉडल कहते हैं वीकेंड कर रहा है इस सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा। इसमें वही बताया गया कि हर चीज़ के दो हेलमेट होते हैं। दे आर ब्रॉडली टू काइंड, दो तरह के हेलमेट होते हैं, एक जो हमारा सर बचाता है और एक जो हमारा पैसा बचाता है। इसमें बताया गया कि एक जो होता है वो हमारा क्या कहते हैं कीपिंग सेफ्टी इन माइंड, मेड ऑफ ड्यूरेबल इम्पैक्ट ऑब्जॉर्बिंग मटेरियल दैट हैज़ बीन थॉरली टेस्टेड टू बी सो। एक जो हेलमेट होता है जो क्या कहते हैं हमारा सर बचाता है, वो सिर्फ सेफ्टी पर्पज़ के लिए यूज़ होता है मेनली। वो क्या कहते हैं वो इम्पैक्ट ऑब्जॉर्बिंग मटेरियल से बना होता है और क्या कहते हैं कई बार टेस्ट किया जाता है, फिर इस तरह का हेलमेट दिया जाता है। और जो दूसरा वाला था जो हमारा पैसा बचाता है, वो सिर्फ दिखाने भर के लिए होता है और लो कॉस्ट मटेरियल से बनाया जाता है। उससे अगर गिरे तो क्या कहते हैं गिरने का चांस, वो चोट लगने की चांसेस ज़्यादा होती है। तो इसमें ऐसे ही बात की गई है जैसे क्या कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के कारण हमारा कॉन्सेप्ट ख़त्म हो रहा है क्लासरूम का, तो उसी को समझाने के लिए ये दो तरह के हेलमेट के लिए बताया गया है। इसमें यूजीसी स्कीम के बारे में बताया गया है। चलिए पहले देख लेते हैं यूजीसी स्कीम क्या होता है, फिर आगे का ट्यूटोरियल देखेंगे। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ऑफ इंडिया है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है 1956 से। ये कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन और मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ हायर एजुकेशन के लिए काम करती है। ये कहते हैं यूनिवर्सिटी यूजीसी वॉज फॉर्म्ड इन 1946 टू ओवरसीज द वर्क ऑफ द 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ अलीगढ़, बनारस एंड दिल्ली। ये 1946 में बनाई गई थी। क्या कहते हैं 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी उसको देखने के लिए, अलीगढ़, बनारस और दिल्ली यूनिवर्सिटी को देखने के लिए काम करती थी 1946 में, इसलिए इसे बनाया गया था। 1947 कमिटी वॉज इंटरेस्टेड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डीलिंग विद एन एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटी। और कहते हैं कमिटी बनाई गई थी कि और यूनिवर्सिटी जो उस वक्त थी उन पर काम करेगी। आफ्टर इंडिपेंडेंस द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन यूईसी ऑल्सो वॉज सेटअप इन 1948। यूईसी सेटअप किया था 1948 में, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन को सेट किया गया था। इसके चेयरमैन थे एस राधाकृष्णन। और कहते हैं इसका इट रिकमेंडेड द यूजीसी बी कंस्टिट्यूटेड ऑन द जनरल मॉडल ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, कि यूजीसी को फिर से रिकन्स्टिट्यूट किया जाए। जैसे यूजीसी कमीशन है वो यूजीसी है जो यूके में, वैसे ही यहाँ के भी बनाया जाए। द यूजीसी वॉज हाउएवर फॉर्मली इस्टेब्लिश इन 1956। इसलिए यूजीसी फिर से बनाया गया 1956 में बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके फंक्शन है इट प्रोवाइड्स रिकॉग्निशन टू यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया। ये रिकॉग्निशन देता है जो यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में, और इट ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रांट्स टू यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस इन इंडिया। ये देखता है कि ग्रांट्स जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो सही है कि नहीं, कि सबको मिल रहे हैं कि नहीं। इट प्रोवाइड्स स्कॉलरशिप फेलोशिप टू बेनिफिशरीज, और ये स्कॉलरशिप देता है जो ज़रूरतमंद है उन बच्चों को। इट मॉनिटर्स कन्फर्मिटी टू इट्स रेगुलेशन बाय, और ये एक रेगुलेशन भी देता है कि कैसे वर्क करना है कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को। अब आगे का डिटेल देख, इसमें कहा गया है कि द कोविड-19 पैंडेमिक के कारण कि यूजीसी ने इशू किया है सर्कुलर ये मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज़ के लिए, MOOCs के लिए, कि ऑनलाइन कोर्सेज ज़्यादा क्या कहते हैं ऑफ़र किए जाएँ स्वयं प्लेटफॉर्म के द्वारा, जिससे ऑनलाइन क्लासरूम वो लोग पढ़ सकें, बच्चे को सेमेस्टर ख़राब ना हो और वो आराम से पढ़ सकें। ऐसा माना जा रहा था कि जो GER रेशियो है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो उस हायर एजुकेशन के लिए, वो 2021 में 30% हो जाएगा, जो 2017-18 में 25.8% था। उसे इतना बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इस पैंडेमिक के कारण ये इतना बढ़ना काफ़ी मुश्किल के कारण देखा जा रहा है। Instead of expanding the network of higher education institutions across the country and increasing the government plans to make online degree program available for students to enroll and graduate from NIT to GER। ऐसा माना जा रहा है कि हायर एजुकेशनल जो और इंस्टीट्यूशन है, हायर एजुकेशन के लिए इंस्टीट्यूशन है, उनको बढ़ाया जाए जिससे सीट बढ़ चुके, और गवर्नमेंट को ये भर नहीं कर रहा है, और ये भी कर रहे हैं कि वो ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल करा रहे हैं जिससे स्टूडेंट्स इनरोल कर सकें और ग्रेजुएट कर सकें, और GER में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में जो एजुकेशन के लिए उसमें बढ़ावा दे सकें। इसमें यही सब इसमें बताने की कोशिश की गई है।
इसमें क्या वही कहा गया कि एमओसी बेस्ड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म टेंस टू रीइंफोर्स टॉप डाउन टीचर्स टू स्टूडेंट डायरेक्शनलिटी ऑफ लर्निंग। इसमें कहा गया है कि जो मैसिव ऑनलाइन कोर्सेज है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, उनके द्वारा ये टीचर टू स्टूडेंट जो डायरेक्टिव था, डायरेक्शन जो देते थे एक साथ मिल के, क्या कहते हैं, जब टीचर पढ़ाता था स्टूडेंट को वो कम हो रहा है, जिससे क्या कहते हैं, जिसमें टीचर क्रिएट करता था और जो स्टूडेंट होता था वो कंज्यूम करता था। जैसे टीचर पढ़ाता था किसी चीज़ को तो स्टूडेंट जो होते थे वो कंज्यूम करते, इसमें वही बात की गई। टेकिंग हायर एजुकेशन ऑनलाइन इज़ मच लाइक टेकिंग अप अ स्पोर्ट्स सच एज। इसमें यह भी कहा गया कि जैसे हायर एजुकेशन को ऑनलाइन करने से ऐसा लग रहा है जैसे क्रिकेट फुटबॉल को ऑनलाइन कर दिया है। इन एजुकेशन द क्लासरूम एक्ट एज अ वे स्किल सच एज। इसमें यह भी कहा गया कि क्लासरूम एक ऐसा स्पेस होता है जहाँ पे हम लोग डायलॉग, डिबेट, डिसएग्रीमेंट, ये चीज़ सब सीखते हैं, फ्रेंडशिप सीखते हैं और उसको प्रैक्टिस करते हैं। क्लासरूम इज़ अ लेबोरेटरी फॉर हैंड्स ऑन टेस्टिंग ऑफ आइडियाज़, ओपिनियंस, इंटरप्रिटेशन एंड काउंटर आर्गूमेंट्स। क्या कहते हैं कि ऐसा भी कहा गया है कि क्लासरूम एक लेबोरेटरी होता है जहाँ पे हमारा नए तरह के आइडिया जनरेट होते हैं, ओपिनियंस इंटरप्रिटेट करते हैं हम लोग, काउंटर जजमेंट्स करते हैं, ये सब हम करते हैं। जो ओपन ऑनलाइन कोर्सेज है उन प्लेटफॉर्म से इसमें यह भी कहा गया है कि इससे लॉकडाउन के कारण ये बढ़ावा इनको मिला है। दे विल हेल्प अस गेट बाय विद द पेंडेमिक जैसे एज हेलमेट कुड हेल्प अस गेट बाय द ट्रैफिक पुलिस वीविंग पेनल्टी से। ऐसा इसमें कहा गया है जैसे ये सब ऑनलाइन कोर्सेज ये हमें वैसे ही हेल्प कर रहे हैं जैसे हम लोग हेलमेट लगाते हैं पुलिस के पेनल्टी से बचने के लिए, ये ऑनलाइन कोर्सेज वैसे ही कर रहे हैं। द स्मॉल प्रैक्टिस और द डाइल्यूशन ऑफ डिस्कशन मस्ट बी रजिस्टर्ड एल्स वी आर आस्किंग फॉर मल्टीपल कंक्लूजन्स। इसमें वही कहा गया कि इस तरह के डाइल्यूशन ऑफ क्या कहते हैं एजुकेशन को रजिस्ट करना चाहिए और क्या कहते हैं और तरह के सोचनी चाहिए कि और क्या कर सकते हैं हम एजुकेशन को बढ़ाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।